अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत से मुखातिब है। पाकिस्तान में एक ताकत का नंगा नाच और फिर एक ढकोसला सियासत हम एक साथ विटनेस कर रहे हैं। हमने इससे पहले 75 सालों में एक चीज देखी कि हम अपनी किताबों में या तारीख में पढ़ते थे किस तरह से एक नामालूम कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को खत्म कर देती थी, और इसी तरह का एक नंगा नाच होते हुए अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के इस मुल्क के अंदर मौजूद होने से एक ये फायदा हुआ है कि उनके बारे में जो तासुर था वो सब अब खुलकर सामने आ गया है, और एक एक चीज हम अपनी आंखों के सामने विटनेस कर रहे हैं कि 75 साल तारीख में ये मुल्क क्यों आगे नहीं बढ़ा, इस मुल्क के अंदर क्यों जमहूरियत परवान नहीं चढ़ी, इस मुल्क के अंदर क्यों जमहूरी को वजीर आजम ने अपना टेन्योर और अपना टर्म पूरी नहीं की। वो जो कुछ पिछले 75 सालों में होता रहा है वो इन 9 माह में या फिर एक साल के अंदर आप देखें तो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख, एक एक किरदार और उनके रोल के बारे में समझ आ जाएगा। अबरारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है और रोती आंखों के साथ और मुंह के सामने उन्होंने अपने हाथ रख दिए। दिल यानी चीर देने वाले ये सारे मनाजिर हैं कि जहां पर पाकिस्तान के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स ना सिर्फ उनकी नाजिबा वीडियोस लीक की जा रही हैं, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें थकाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं लेने दिया जा रहा और उनका एक ढकोसला मजाक बना दिया गया है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और उसका तफसीली फैसला भी आ गया है। इमरान खान ने एक हंगामी खिताब किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उड़ाकर रख दिया है उस कमीशन को जिस जो बदनीयती पर मबनी था और जिसका मकसद यह था कि ऑडियो जो लीक हुई हैं उनके ऊपर तहकीकात करे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज को घसीट कर अदालत के अंदर लाया जाए और उन्हें मलायन किया जाए, उन्हें थकाया जाए, उन्हें एग्जॉस्ट किया जाए, उन्हें एक मेंटल ट्रॉमा और एक मेंटल प्रेशर से गुजारा जाए। इसके अलावा इस ऑडियो लीक के हवाले से ऑडियो लीक का जो कमीशन बना था उसकी कोई यानी इंपॉर्टेंस या फिर उसके पीछे कोई सोच और फिक्र नहीं थी। मकसद यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी फैमिली को ह्यूमिलिएट करना, उन्हें घसीटना, उन्हें ज़हनी अजियत देना, उनके ऊपर प्रेशर डालना, उन्हें एक ढकोसला ड्रामा किस्म के इकदाम से उन्हें अंडर प्रेशर करना था। और जो चीज आज उन्होंने उड़ाकर रख दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज गुस्सा हुई, उन्होंने डंडा उठाया और खुलकर बातचीत की है और उन्होंने आज जवाब भी कुछ दिए हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर जब भी आप किसी ऑडियो की तहकीकात करते हैं तो पहले आप ये देखते हैं कि लीक किसने की है। तो जिन बड़ी बड़ी शख्सियात ने लीक की है उनका तो नाम कोई नहीं लेता, लेकिन जो लीक हुई हैं उसके बाद की जो सूरत हाल है उससे बेनिफिट लेने के लिए सारे पहुंच गए। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, 5 रुकनी बेंच था, उसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबर अवान साहब किधर है, लेकिन उनसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि सर आप ये केस नहीं सुन सकते, आप इस बेंच में आपका बैठना मुनासिब नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, मैं उठकर चला जाऊं यहां से, आप क्या समझने हैं कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, आपने जो इकदाम किए हैं क्या वो ठीक है, आपने जुडिशियल नॉर्म्स को, अदालती नॉर्म्स को तार तार करके रख दिया है और इसके ऊपर मुझे शदीद अफसोस है। उसके बाद चीफ जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट इस सारे मामले को सुने। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दफा फिर गुस्से हुए और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी बात पर अमल करूं, आपने जो भी किया है बदनीयती पर मबनी है, आप आइन को फॉलो नहीं कर रहे। एक बात बड़ी अफसोस से कहूंगा कि आपने जजेस के दरमियान फूट डालने की कोशिश की है और जाहिर है वो कोशिश इस कमीशन के जरिए की गई है जो कि ऑडियो के ऊपर तहकीकात कर रहा था। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने फिर से जोर दिया कि सर फुल कोर्ट बना देंगे तो ये मामला हल हो जाएगा। हमने आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन आपने की थी उस वक्त भी फुल कोर्ट की इस्तदा की थी, हम बाद में भी फुल कोर्ट की इस्तदा करते रहे, आप बराए मेहरबानी फुल कोर्ट बना दें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने जो भी किया है, जो ये कमीशन बनाया है हुकूमत ने, मेरी मर्जी के बगैर, मुझसे पूछे बगैर, ये बुनियादी तौर पर बदनीयती पर मबनी है। उसके बाद शोएब शाहीन साहब भी रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर कहा कि सर एक ट्विटर अकाउंट है, ये इसका नाम है और कोई समझ नहीं आ रही कहां से ऑपरेट हो रहा है, इसने ये ऑडियोज लीक किए हैं। यानी एक मुबैना ट्विटर अकाउंट जिसके बारे में कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता किसका है, कौन ऑपरेट कर रहा है, कहां से हो रहा है, वो ऑडियो लीक कर देता है और वो एक ही पैटर्न में ऑडियोज आती हैं। जिन शख्सियात की ऑडियो होती है उनकी तस्वीरें भी लगी होती हैं, नीचे सब टाइटल्स भी चल रहे होते हैं और बीच में ग्रीन लाइट वेव कर रही होती है। तो बुनियादी तौर पर ये कहीं पे बनती है, ये ऑडियो लीक्स की कोई फैक्ट्री है जो तहकीकात इसे तख्लीक करती है और उसके बाद लीक कर देती है, ये मार्केट में फैला देती है, फिर कुछ साथी उसे वायरल कर देते हैं। तो उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने कहा कि एक ट्विटर अकाउंट है जहां से ये सारी ऑडियोज फैलाई गई हैं और ये बात सानी है, यानी ये दूसरी बात है कि ऑडियोज ठीक है या नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है कि ऑडियोज लीक कौन कर रहा है, चूंकि ऑडियोज लीक करना मेरे ख्याल में किसी भी चीज से बड़ा क्राइम है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सबसे पहली चीज ये है कि ऑडियोज लीक कौन कर रहा है और हुकूमत शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इन ऑडियोज की हकीकत को तस्लीम कर रही है, लेकिन ये बात सानवी है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑडियोज लीक कौन कर रहा है और वो टीओआरस में ये चीज शामिल नहीं है
کہ آپ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے اور جو 5 رکنی بینچ تھا انہوں نے اس کی جو آئندہ والی سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا ہے اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور اگلی تاریخ تک یعنی یہ کمیشن مزید کام نہیں کر سکے گا، لوگوں کو نہیں بلا سکے گا اور تحقیقات نہیں کر سکے گا. یعنی جو پھرتیاں تھیں اس کمیشن کی کم از کم وہ رک گئی ہیں. عمران خان صاحب نے ہنگامی خطاب کیا ہے اور انہوں نے قوم کے سامنے سارے حقائق رکھے کہ کس طرح سے میری پارٹی کو، میرے لوگوں کو پریشرائز کر کے میری پارٹی توڑی جا رہی ہے، ہم سب کو الگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر بات چیت کی کہ ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، زور زبردستی ہے. میں جب بھی ڈائلاگ کی بات چیت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی بات چیت کرتا ہوں، یا تو میرے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، یا میرے کسی بندے کو اٹھا لیتے ہیں، یا پھر میرا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، یا مجھے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب بھی خان ڈائلاگ کی بات چیت کرتا ہے تو انہیں پتا ہے کہ ڈائلاگ ہوا تو پھر الیکشن کی طرف آنا پڑے گا، لہٰذا الیکشن کی طرف نہ آنا پڑے اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دی جاتی ہے جسے ڈائلاگ کو پروسیس ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایسٹ پاکستان کی مثال دی ہے، انہوں نے ایک دفعہ پھر بنگلہ دیش کی مثال دی ہے، ایک ایسا سانحہ جو جس کا زخم آج تک نہیں بھرا. 1971 میں یہ پیش آیا اور اس وقت بھی شیخ مجیبر الرحمان جو بنگلہ دیش کے اندر تھے، عوامی لیگ کے سربراہ تھے، اور انہوں نے ایک بڑا مینڈیٹ لیا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا مینڈیٹ تھا ان کے پاس، لیکن انہیں مینڈیٹ نہیں دیا گیا تھا. یعنی عوام کی جو اکثریت تھی ان کی بات کو نہیں مانا گیا تھا، اور عمران خان نے بھی اس چیز کے اوپر زور دیا کہ اگر آپ نے اس چیز کو نہیں مانا تھا تو اس سے ملک ٹوٹ گیا تھا. تو خدا نخواستہ آپ کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو تاریخ دہرائے یا تاریخ اس طرف جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، چونکہ ایک دفعہ پھر پاکستان کی مقبول ترین پارٹی، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اور اسے ایک دفعہ پھر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر عوام جو کہنا چاہتی ہے، جو بات کرنا چاہ رہی ہے، انہیں اس بات سے روکا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر جبر اور زبردستی کی جا رہی ہے. لیٹس سی کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.